देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे यहाँ एक एजेंसी है जहाँ पर काफ़ी सारी बाइक फाइनेंस में और कैश में मौजूद होती हैं। सब कुछ एकदम सही चलता रहा और मेरी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी और धीरे धीरे पैसों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब मैं इस दुविधा में फंस गया कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर यहीं पर रेगुलर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी हुई इस घटना को काफ़ी करीब से। दोस्तों, उस रात में बहुत सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल रहा था, पर तभी मेरे बॉस ने मुझे रोकते हुए बोला, अरे भाई साहब, जो थोड़ा बहुत बाकी कर्मचारियों का काम बचा हुआ है ना, उन्हें भी तुम पूरा कर दो, क्योंकि इस बार तुम्हें पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। वैसे भी वो लोग अपनी निजी कारणों की वजह से जल्दी घर निकल गए हैं और मैं नहीं चाहता कि अधूरा काम यहीं पर पड़ा रहे। अपने बॉस की बात सुनकर मैंने हामी भरी और उसके बाद उन सभी का काम भी निपटा दिया। अब तक मुझे रात के 12 बज चुके थे और वैसे भी हमारे बॉस तो रात के 12 बजे के आसपास ही दुकान से घर पर जाया करते थे। तो ऐसे में मैं भी उनके साथ दुकान से बाहर निकला और हम तुरंत ही वहां से निकल पड़े। उनका रास्ता अलग से होकर जाता था और मेरे गांव का रास्ता एक बहुत ही सुनसान से रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन फिर मेरे घर से फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि आज मेरे साले साहब दुबई से घर आने वाले हैं, जिसके लिए मुझे सीधा अपने ससुराल जाना है। मेरी बीवी पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी, तो ऐसे में मुझे अपनी बाइक को घुमाकर अपने ससुराल की तरफ निकलना पड़ा। मेरे ससुराल का इलाका लगभग यहाँ से 25 से 26 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस हल्की हल्की गर्मी के मौसम में रात को सफ़र करना एक अलग ही सुकून देता था। इसलिए मैं बड़े आराम के साथ बाइक को ही चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा को महसूस करते हुए मैं एक जंगली इलाके में गया। सच कहूँ तो मुझे उस जंगली इलाके में 1% भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इस तरह के रास्ते पर हर रात चला करता था। हमारे गांव की तरफ भी एक ऐसा ही सुनसान और वीरान रास्ता पड़ता था। ठीक वैसे ये रास्ता भी काफ़ी अजीब था, लेकिन मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को बस उसी तरह बनाए रखा। मैंने अपने कान में हेडफोन डाल रखे थे और गाने सुनते हुए अच्छी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर इसी बीच मैंने देखा कि मुझे सड़क के इधर उधर दो लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो सड़क के ऊपर उस कपड़े से कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को कम कर दिया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन दोनों ने उस कपड़े के ऊपर कुछ हड्डियां डाल रखी थी और उन्हें उठाकर कहीं पर वो लेकर जा रहे थे। पर अच्छी बात तो ये थी कि इतनी देर से तो वो वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके पास पहुंची तो वो दोनों वहां से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर उन्होंने उस कपड़े को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि उन दोनों ने पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। तो ऐसे में मैं उनके बगल से भी नहीं गुजर सकता था। मैंने हॉर्न भी काफ़ी बजाया, लेकिन वो लोग जैसे मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते या फिर उनकी कोई और ही समस्या है। एक दो बार फिर से मैंने उनके पास ले जाकर अपनी बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं लग रहे थे। तो ऐसे में मैंने उन लोगों को आवाज़ देते हुए बोला, अब की बार अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं तुम लोगों को इस कपड़े के साथ तो मैं तुम्हारे इस कपड़े को ख़राब कर दूंगा। और हाँ, ये हड्डियाँ और मांस आपने भर रखा है ना, इन्हें भी बिखेर दूंगा। मेरी बात सुनकर उन दोनों का माथा सनक गया और वो दोनों अब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह से देख रहे थे मानो वो मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर उसके बाद उन दोनों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हल्की सी आवाज़ में बोला, ये किसी जानवर का मांस नहीं है, ये एक इंसानी मांस है। अब ये सुनते मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए और मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, सच कहूँ तो वो मांस मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये किस इंसान का मांस है और तुम दोनों हो कौन? मेरी बात सुनकर वो दोनों थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और उसके बाद उन दोनों ने एकदम से बोला, तुमने मौत के फरिश्ते का नाम सुना है? हम दोनों वही हैं। अब ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किस तरह से जवाब दिया जाए। अगर मैं इन दोनों से लड़ाई करने के लिए उतर जाता तो शायद मैं इनसे लड़ भी नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों
मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। इनका शरीर भी काफ़ी हट्टा कट्टा था। तो ऐसे में मैंने आराम से बात करना ही सही समझा और फिर उन दोनों से बोला, देखो भाई साहब, मुझे अपने ससुराल के लिए देरी हो रही है, तो आप कृपया करके मेरा रास्ता छोड़ दो। इस बार भी उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और वो फिर से मुझे आंख दिखाते बोले, तुझे हमारे पीछे चलना है तो चुपचाप चल, वरना यहाँ से पीछे घूम कर निकल जा। हम दोनों को आदत नहीं है कि हम किसी के कहने पर अपना रास्ता बदल लें। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो ऐसे में मैं सिर्फ उनकी कही गई बातें ही सुन सकता था। फिर वो दोनों उस कपड़े को पकड़कर फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि इस कपड़े के ऊपर किसी इंसान का मांस है, उस वक्त से ही मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किस तरह से इस जगह से हटाऊं और आखिर इनसे पीछा छुड़वाकर कैसे निकलूं। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। दो हेडलाइट अचानक से मेरी बाइक के साइड मिरर से टकराने लगी और उस हेडलाइट की रोशनी को देखकर मुझे अब काफ़ी हद तक सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर ये रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक गाड़ी वाला है और अगर इन्होंने कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो फिर वो इनको टक्कर मारकर भी आगे निकल सकता है। तो ऐसे में मैंने अपनी बाइक को पहले ही साइड में लगा लिया और वो गाड़ी भी उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी वाला अपनी रफ्तार को कम क्यों नहीं कर रहा। और फिर देखते ही देखते उस गाड़ी वाले ने उन दोनों लोगों के साथ उस कपड़े को भी क्रॉस कर दिया। पर अच्छी बात तो ये थी कि वो गाड़ी उन सभी के आर पार हो गई थी, उनमें से किसी को भी टक्कर नहीं लगी थी। उस गाड़ी को उनके अंदर से जाता हुआ देखकर मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैं बस एक बार के लिए उन्हें देखता ही रह गया और वो दोनों भी इस तरह से आगे बढ़ रहे थे मानो वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। इस बार मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी बाइक को इसी तरह से आगे निकाल लेना चाहिए। तो फिर ऐसे में मैंने फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फिर रेस दबाने लगा। तभी उन दोनों ने पीछे की तरफ घूमते हुए देखा और मेरी तरफ देखते बोला, उस गाड़ी वाले की तरह हरकत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। वो गाड़ी वाला चाहे कुछ भी करके गया हो, लेकिन अगर तूने किसी भी गलती को अंजाम देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं। वो गाड़ी वाला जब इनके ऊपर से गुजरा तो इन्हें कोई नुकसान ही नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी बाइक इनके ऊपर से गुजरती है तो क्या ये दोनों टक्कर खा सकते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उन दोनों ने बोला, शायद तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि हम इंसानों की बस्ती से नहीं हैं, लेकिन हर किसी को अपने जाल में फंसाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, इसलिए आज तुम हमारी बलि के बकरे बन चुके हो। अब तो हम तुझे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। दोस्तों, इस सुनते मेरे शरीर में फिर से कंपन होने लगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि थोड़ी देर पहले उस गाड़ी वाले ने इन लोगों को कुछ भी नहीं समझा था और ठीक उसी तरह से मैं भी यहाँ से निकल सकता था। तो ऐसे में मैंने एक बार के लिए उन दोनों की तरफ देखा और उसके बाद अपनी बाइक की रफ्तार को एकदम से बढ़ा दिया। मैं वहाँ से इतनी तेजी से निकला कि वो लोग समझ ही नहीं पाए और मैं इस चीज़ से बिल्कुल हैरान नहीं था कि मेरी बाइक उन लोगों के आर पार हो गई थी, मगर आने वाली समस्या मेरे लिए और गंभीर हो सकती थी। तो ऐसे में मैंने बाइक की रफ्तार को बढ़ाए रखा। दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मैं इसी मुसीबत के बीच में फंसने वाला था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी पलटी खाकर सड़क के बगल में गिरी हुई थी और वो ड्राइवर दर्द के मारे कराहे जा रहा था। उस ड्राइवर को इस स्थिति में देखने के बाद मेरी भी जान हलक में आ गई। तो ऐसे में मैंने अपनी बाइक को वहीं पर रोकना बेहतर समझा, क्योंकि वो एक इंसान था और उसका इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो ऐसे में मैं उसके गाड़ी के पास पहुंचा और उसकी मदद करने लगा। फिर मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में था, पर जैसे ही मैंने उसे उठाया तो वो एकदम से बोल पड़ा, तुमने एकदम सही जगह पर अपनी बाइक को रोक दिया, वरना तुम्हारी भी यही हालत होती। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। फिर उसने बताया कि यहाँ से अगर तुम 10 मीटर भी आगे चलते हो तो एक अदृश्य दीवार तुम्हें वापस से पीछे धक्का मार देगी। मैंने 3-4 बार यह करने की कोशिश भी की और 5वीं बार जब मैंने इस कोशिश को अंजाम दिया तो एक ट्रक ने मुझे सामने से बहुत ही भयंकर टक्कर मार दी। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरी दुनिया के अंदर फंस गए हैं।
जहाँ दोनों साइड एक दीवार है और इसके अंदर तो घुसा तो जा सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। उस ड्राइवर की बात सुनकर मुझे भी उसकी बातों पर काफ़ी हद तक यकीन हो रहा था, क्योंकि जिस तरह के हादसे मेरे साथ हुए थे उस हिसाब से उस ड्राइवर का कहना बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने उस ड्राइवर से पूछा, लेकिन क्या आपको सड़क के ऊपर 2 लोग नजर आए थे? मेरी बात सुनकर उसने बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। उस ड्राइवर की बात सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिर मैंने उस ड्राइवर को बोला, अरे भाई साहब, आपने ही तो उनके बीचों बीच से गाड़ी निकाली थी और आपकी गाड़ी उनके आर पार हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में मैंने उस ड्राइवर से बोला, चलो ये सब छोड़ो, इस वक्त हम दोनों को यहाँ से निकलने की सख्त ज़रूरत है, वरना इस दुनिया के लोग ना जाने हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। मेरी बात सुनकर वो ड्राइवर भी मान गया और फिर हम दोनों अपनी गाड़ी और बाइक को वहीं पर छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तभी उस ड्राइवर ने बोला, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं यहाँ से निकलने का एक छोटा सा रास्ता जानता हूँ, हो सकता है हम उस रास्ते से होकर निकल जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो मुझे झाड़ियों के बीच से पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। जिस रास्ते से वो निकल रहा था उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये केवल एक सिंगल आदमी के लिए बनाई गई गली है, जिसके अंदर से कोई गाड़ी या बाइक नहीं गुजरती। और इसी की वजह जानने के लिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इस तरह के रास्ते को जानते थे तो आपने उस सड़क के ऊपर से निकलने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि आपको तो मालूम था कि उस सड़क के ऊपर इस तरह के हादसे होते हैं। मेरे लफ्ज़ सुनकर उस ड्राइवर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर इतने में ही मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी झोंपड़ी दिखी। उस झोंपड़ी के अंदर हल्की सी आग जल रही थी। अब ये देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे आगे चला गया। वो आदमी मुझे किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोंपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे 1-2 आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोंपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी और अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूँ तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? फिर इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ पर फंसा हूँ। ये कोई आदमी नहीं था बल्कि एक हैवान था जो इन्हीं लोगों से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मगर फिर मैंने किसी तरह अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहाँ से भागना शुरू किया। तो मैंने देखा कि वहाँ आसपास मुझे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे थे। ऊपर से वहाँ छुपने का भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतज़ार कर सकूँ। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। पर मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से भी पकड़ लिया तो वो मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। तो मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा, लेकिन इतनी आसानी के साथ उनके हाथ नहीं आऊँगा। और थोड़ी देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वो आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत ही उस जगह से निकलने लगा। पर ताजुब की बात तो ये थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। यानी कि मैं बहुत ही आसानी के साथ उस आदमी के माया जाल में फंस गया था। खैर अच्छी बात ये थी कि अब मैं सुरक्षित जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर आसपास कोई गाड़ी वगैरह नजर आती तो मैं उनको नज़रअंदाज कर देता। पर बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद मेरी सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने मुझे बताया कि उस एरिया को मैजिकल एरिया के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहाँ एक दीवार खुलता है जिसके अंदर अक्सर कोई बदकिस्मत वाला ही आदमी फंस सकता है, और शायद आप भी वही शख्स हैं
लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब तक आप वहाँ से वापस लौटे तब तक उस दीवार के खुलने का वक्त हो चुका था, वरना लोग वहाँ से इतनी आसानी से जिंदा नहीं बचते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।